जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप स्कॉलर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब। हमारी गुफ्तगू हमेशा बड़ी फ्रूटफुल होती है और मुझे बड़ा उसमें मज़ा आता है और मैं गेन करता हूँ क्योंकि आपके सवाल हमेशा पॉइंटेड होते हैं। सो वन हैज़ टू बी अलर्ट एंड ट्राई टू डू वंस बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपके वक्त का में ये फ़ायदा होता है कि सारी जो यंग जनरेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे सब कॉन्टिनेंट में दे कम टू नो द ट्रूथ एंड रियलिटी। और हम मुस्तकबिल को हिस्ट्री से जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश होती है, बिल्कुल जी। जी। डॉक्टर साहब, आज जारी बात है, आजकल इम्पोर्टेंट इस वक्त जो इशू चला हुआ है वो फ़लस्तीन और के अंदर जो हमास ने इसराइल पे हमला किया। और कहा यह जा रहा है कि कुछ अर्स दिन पहले जो इसराइल की इंटेलिजेंस है वो ये समझती थी कि अब हमास इस कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो हम पे हमला करे, क्योंकि बहुत सारे जो गज़ा के लोग हैं वो इसराइल आते हैं जॉब्स के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, क्या ये हमास ने गलती की है कि एक चलते हुए नॉर्मल एक जो निज़ाम चल रहा था उसमें अब कत्लो गारत शुरू होगी। अब इसराइल जब बंदे मारेगा तो फिर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे, ये फिर जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके पास जाएंगे, कहेंगे कि गजा को बिल्ड करें। एक तो ये एंगल है, और दूसरा ये है कि इसराइल इतना अथॉरिटेरियन है, इतना हैवी हैंडेड रखा हुआ है उसने फ़लस्तीन के ऊपर कि उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। सो आप कैसे देखते हैं कि ये क्या हमास से गलती हुई है, या कि आप देखते हैं कि दिस वाज ऑन द कार्ड्स और ये होना ही होना था, बिकॉज इस वक्त सऊदी अरब जिस तरह इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने लगा था तो दे हैड टू एक्ट। आई डोंट थिंक दे हैड टू एक्ट। और ये एक्ट जो है इसका नुकसान फ़लस्तीनियों को ही होगा। और जैसे आप बता रहे हैं, अब कई जितने यहूदी इन्होंने मार दिए हैं अपना इजराइली, उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपनी बम्बार्डमेंट करके तो फ़लस्तीनी मार देंगे। गाज़ा के अंदर जो कुछ अभी आप बता रहे थे, ये वर्कर्स आते थे, एक नॉर्मल सा था, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है कि सऊदी अरेबिया का और बाकी अरब मुल्कों का जो इज़राइल के साथ ये होने जा रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग जिसको अब्राहमिक वो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट या कुछ कहा जा रहा था, उसके अंदर कोई क्लियर नहीं था कि जो फ़लस्तीनी है, जो अंडर ऑक्यूपेशन है, उनके लिए क्या हल ढूँढा गया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदीज़ ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि 2 स्टेट का फ़ॉर्मूला जो है, जो यूएन भी अप्रूव करता है बाय द वे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके हक में है। बाइडेन ने भी व्हेन ही बिकेम अमेरिकन कहा था कि 2 स्टेट फ़ॉर्मूला वी एक्सेप्ट। और नेतन्याहू से जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान यही है, 2 स्टेट फ़ॉर्मूला। वो कहीं ऑब्सक्योर हो गया था, उसका कहीं ज़िक्र नहीं था। लेकिन क्या इसको हल करने के लिए ऑल आउट इस किस्म का इज़राइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख़्याल से बिल्कुल नहीं। इससे जो फ़लस्तीनियों के जस्ट कॉज़ है कि उनको भी एक डिग्निटी, एक अपनी ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी जो भी है, वो एक पूरा पैकेज होना चाहिए पीस का, जिसमें वो भी इंक्लूडेड हो। तो अब मेरे ख़्याल से वो सारा सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका इसका निस्ता-नाबूद ख़त्म कर दें। जो मुझे नज़र आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएँगे या नहीं हो जाएँगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन इस दफ़ा इज़राइल का जो है ना काउंटर ऑफ़ेंसिव, वो बहुत मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फ़ोर्सफुल होगा और इसकी सफ़रिंग सारी जो है, वो फ़लस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है, वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये तो बताइएगा। जी, जी, सॉरी। फरमाएँ। जी जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस जी, तरह वेस्ट में है। हम आप देखते हैं, यूरोप देखें, अमेरिकाज देखें,
उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, हाँ, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे, और ये गलतियां जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं, नंबर 1। सो क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाज़ा के अंदर ही आप फँसे हुए हैं। हाँ, उधर समुंदर है और गाज़ा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो थोड़ी सी लिमिटेड फर्क है। है। हाँ। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक टू स्टेट वाला फ़ॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इज़राइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका वो है चार्टर। हाँ जी, हम्म। कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ वो नहीं आए कभी भी। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि इज़राइल का खात्मा करके हमने सारा आज़ाद कराना है। जो बाकी पीएलओ और जो अरब हैं, वो बहुत देर से इसके लिए तैयार हैं कि इज़राइल को भी मान लेंगे, और अब तो पूरा वो अब्राहमिक अकॉर्ड होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा इस किस्म का। लेकिन यहाँ पे आई थिंक द स्पॉइलर जो है ना इसके अंदर, जिसने द वन हू हैज़ थ्रोन इन द स्पैनर, वो है ईरान। क्योंकि हमास कभी अकेले ये नहीं कर सकते जब तक ईरान को और हिजबुल्लाह को कंसल्ट ना किया जाए। अब देखें होगा क्या? जी। इज़राइली बम्बार्डमेंट करेंगे, बहुत वहाँ पे लोग मारे जाएँगे, और शायद हिजबुल्लाह कोई रॉकेट-रूकेट वहाँ से फायर कर दें। बट डू यू थिंक ईरान विल गो टू वॉर विथ इज़राइल फॉर द सेक ऑफ द पैलेस्टीनियंस? नो। इजिप्शियंस ने करके देख लिया हुआ है, सीरियंस ने करके देख लिया हुआ है, उनकी अपनी इकोनॉमीज़ का सत्यानाश हो गया। हाँ जी, तो ना ईरान ने कभी आके एक्चुअली जंग लड़ी है फ़लस्तीनियों की, और कभी किसी और ने भी मैंने देखा है इन्वॉल्व नहीं हुए। सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट एक हद तक रही है, लेकिन ये ईरानियन जो हैं, ये उस इलाके में डिस्टर्ब भी करते हैं, मैं समझता हूँ, हर पीस ओवरचर को। और अभी तक जो बयान आया है कि इज़राइल को हमने ख़त्म कर देना है, भई हाउ कैन यू डू इट? किस तरह करोगे? इज़राइल के पास ना सिर्फ़ अपने वो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके पीछे ये पूरी अमेरिकन जो है फ़ोर्स है। इट्स अनरियलिस्टिक। तो मेरे ख़्याल से ईरानियों की शय पे हमास ने ये किया है क्या, और इसमें कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मुझे नज़र नहीं आई। क्योंकि अगर आपने जैसे उनके लोगों को मारा है, सुना है एक औरत को, वो दिखा भी रहे हैं, पकड़ के ले गए हैं, तो दुनिया के अंदर तो मुसलमानों के खिलाफ और कि ये बर्बरियत इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक है मलेशियस का लड़ना, एक है जो यूनिफॉर्म्ड फौजों का लड़ना, देयर आर जी, ऑब्वियसली दीज आर टू थिंग्स। हमने पाकिस्तान ने तो अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक हमने इसकी कीमत जो चुकाई हुई है। बिल्कुल अ, चुकाई हुई है, हाँ, ठीक है, बुरा हाल हमने, हो गया हमारा, जी, हाँ, हमने कीमत चुकाई हुई है और अभी भी चुका रहे हैं। एक जी, वक्त था मर्सनरीज तैयार करना, मुजाहिदीन तैयार वही, करना, वही, 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 उनसे वही, हाँ, लड़ना। जी, जो अफगानिस्तान के रिलेटेड मुजाहिदीन थे वो तो हमसे लड़ रहे हैं, और जो कश्मीर वाले थे वो आराम से बैठ गए हैं। बिल्कुल, ये जो फलस्तीन वाला है, या यहाँ पे ये इधर क्यों आप समझते हैं कि ये दे स्टिल बिलीव कि हमें ऐसे ही लड़ना है क्या? क्योंकि अगर ऐसी चीज है तो हमास जो है उसको ग्लोबली डेजिग्नेट ना किया जाए एज ए टेररिस्ट आउटफिट जो बिल्कुल है। सही है, तो बिल्कुल सही। ये फलस्तीन की फौज अगर लड़े या वो एक उस तरह लड़े, तो दैट इज, अगर वो एक एक हक बनता है कि जी हाँ जी, हम फौजें हैं, जी हम बेशक, लड़ते हैं। लेकिन मलेशिया का लड़ना, आपको नहीं लगता कि ये एक
this is something, it has been counterproductive and it will be counterproductive in future. इट इज काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिफीटिंग है, क्योंकि ये मलेशिया कितनी देर तक लड़ सकेगा? इन्होंने 200 इजरायली मार लिए हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है वैसे। ये इनकी